तो आप सभी को जय श्री राम। कल की कल की क्लास में हम लोग जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। ठीक, और हमने ये भी देखा था किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है सीमा का समझौता हुआ था। और कल ही या परसों की खबर है, आपने सुना भी होगा कि हाल ही में जो है फिर से एक सीमा का जो 16 एकड़ की ज़मीन थी और 56 एकड़ की या 51 एकड़ की, भारत ने 51 एकड़ ज़मीन अभी बांग्लादेश को हाल ही में दी है और 16 एकड़ की ज़मीन बांग्लादेश से लिए। और उसका मैंने बताया भी था रीज़न क्या था। ये हमारी सरकारी ज़मीन थी जो हमने बांग्लादेश के भीतर थी हमारी, जहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री किसकी हुआ करती थी, बांग्लादेश की। और इसी प्रकार से भारत के अंदर बांग्लादेश की इस प्रकार की ज़मीन थी जो हमने आदान प्रदान किया है। ठीक, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि देखो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरी और हमको वहां पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कॉरिडोर की। ऐसे ही बांग्लादेश को हमें कॉरिडोर देना पड़ता। ऐसे में होता क्या, मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। वो कॉरिडोर के माध्यम से अवैध प्रवासी लोग भी क्या करते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जो एक की भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है डेमोग्राफी चेंज की। तो उसके बारे में हमने विस्तार से कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं, भारत और चीन की बात करेंगे हम लोग, कि भारत और चीन की सीमा किस प्रकार की सीमा है, कितनी लंबी सीमा है और यहाँ पर किस प्रकार का समय के साथ डिस्प्यूट्स रहे हैं। ठीक, उन सब की चर्चा करेंगे। तो कल जो हमने यहाँ पर भी चर्चा कर ली थी वो इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने राज्य जो हैं इससे सीमा लगाते हैं चीन की सीमा के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। मैप में देख लेंगे, देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, इसके बाद ये नेपाल आ गया, इसके बाद हमारा एक और राज्य है सिक्किम, और लास्ट में है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा अरुणाचल प्रदेश का चीन ने क्या कर दिया है, नया नाम रख दिया। ठीक है, तो फिर भारत से मांग उठी कि हम पूरे चीन का ही नया नाम क्यों ना रख दें। ठीक, तो हमको क्या करोगे, उंगली दिखाओगे, पूरा हाथ खींच लेंगे हम तो ऐसी हिम्मत तो करो आप लोग, फिर हम बताते हैं। आगे की बात करेंगे। हाल ही में आपको पता है ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, इसको अभी हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, लद्दाख। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो है वो क्या करता है, सीमा लगाता है चीन के साथ। और इसके अलावा 4 जो हमारे कंप्लीट स्टेट हैं, यह भी सीमा लगाते हैं किसके साथ, चीन के साथ। तो ये सारी बातें हो चुकी थी हमारी कल की क्लास में। कल हम देखे थे कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में, मतलब अंग्रेजों के समय। और ये किन दो देशों के बीच में हुई थी, तिब्बत और भारत के मध्य। देखिए तिब्बत और भारत के मध्य हुई थी, लेकिन 1952 में तिब्बत पर किसका अधिकार हो गया, चीन का अधिकार हो गया। अब बाय डिफॉल्ट ये सीमा किसके मध्य हो गई, भारत और चीन के मध्य हो गई। ठीक, फिर आप सुनते होंगे, कई बार आपने मूवी में भी सुना होगा, एलएसी क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है। मन में प्रश्न आता होगा कि मैकमोहन रेखा है, फिर आप बोल रहे हो एलएसी भी है, तो ये क्या बात हुई। तो ये बात कैसे हुई कि 1962 में हमारे युद्ध होता है किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य। क्यों युद्ध होता है, तो उसके जस्ट पहले हमने पंचशील समझौता किया था 1954 में, किसके साथ, चीन के साथ। और हम बेफिक्र हो गए थे कि चीन हमारा क्या है, भाई। और इसीलिए हमारे उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। यहाँ पर भाई को हमने भाई समझा और उसने हमें क्या समझा, उसने हमें एक कठपुतली समझा। और इस प्रकार से हम पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी भारत पर। और चढ़ाई के साथ उसने उसके पहले युद्ध की अच्छी तैयारी करी। उसने पूरे अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर क्या कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, सड़कों का निर्माण कर लिया। आप सोचो अक्साई चीन तक सड़कें हो गई थी उसके पास, और हमारे पास अब जाकर जब मोदी जी आए तब सीमाओं पर हमने क्या बनाई, सड़कें। और इन सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी विरोध कौन कर रहा है, चीन। हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अपने बॉर्डर पर सीमाओं पर क्या कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, इसके लिए भी कौन बात कर रहा है, चीन हम पर दबाव बना रहा है। ठीक, इसके पहले के हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्रियों के विचार क्या हुआ करते थे, मोदी जी के आने के पहले उनके विचार हुआ करते थे कि सीमाओं पर कोई रहता नहीं है, इसीलिए वहां पर सड़कों की आवश्यकता क्या, क्यों हम अपना पैसा वहां लगाएं। और यही सोच के कारण 1962 में जो है चीन भारत पर चढ़ जाता है। हमारे सैनिकों के पास पहनने को जूते नहीं थे, लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, 303 गनों से हमने जो है युद्ध लड़ा। आप सोचो 303, जब तक हम एक बुलेट गन में डालेंगे तब तक सामने वाला लाइट मशीन गन से हमारे ऊपर कितनी गोलियां बरसा चुका होगा। और ऐसे अभाव में भी हमारे सैनिकों ने जो जज्बा दिखाया वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। बिना किसी उन्नत हथियार के, बिना किसी प्रकार के सुरक्षा साधनों के, बिना किसी युद्धक साधनों के हमने युद्ध लड़ा और अपने वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे जाबाज हुआ करते थे 1962 में हमारी सेना में, जिन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन उस समय की सरकारों ने उनके लिए किसी प्रकार का जो है विशेष प्रायोजन नहीं किया। ठीक,
ये सारी चीजें आपको इतिहास में देखने को मिलती। तो ये सारी चीजों पर हम कल बात कर चुके थे, हमने कल देखा भी था, और हमें आगे जो देखना है वो क्या है, भारत चीन युद्ध 1962, सारी चीजें देखेंगे। गलवान घाटी विवाद आपने देखा था, पेंगोत्सो जो रिवर है या सॉरी झील है, इस झील पर क्या विवाद है ये भी हमने बात की थी कल शॉर्ट में, आज इसको कंप्लीटली देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है, डोकलाम पठार विवाद क्या है, कैलाश मानसरोवर और अरुणाचल प्रदेश विवाद क्या है, इन सब पर हम आज करने वाले हैं क्या, डिटेल से चर्चा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। हो गया, फोटो हो गया सभी का। देखो आप फोटो है ना खटाखट 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 लिया करो, क्योंकि अभी नया वर्ड आया, आपको पता है हमारे यशस्वी जो है पीएम इन वेटिंग, उन्होंने नया शब्द निकाला है कि कैसे होगा गरीबों का उत्थान, खटाखट खटाखट खटाखट, पैसे आएंगे बैंक में आपके और आप एक झटके में क्या हो जाओगे, गरीबी से बाहर निकल जाओगे। तो खटाखट 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 और एक झटका, उसके बाद क्या हो जाओगे, आप सभी गरीबी से बाहर आ जाओगे। इसी प्रकार से फोटो भी खटाखट 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 लें, समय ना लगाएं। आगे बढ़ते हम लोग। भारत चीन युद्ध, जैसा कि हमने देखा था हमें किन किन पॉइंट्स पर डील करना है, तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा भारत चीन युद्ध 1962 में ये युद्ध हुआ था, इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले हिस्से पर क्या कर लिया है, अवैध कब्जा कर लिया, और ये कब की घटना है, 1962 की घटना है, ठीक है। इसका कहानी में थोड़ी बहुत आपको बता चुका हूं। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है क्या, अक्साई चीन, और इस पर चीन ने कब कब्जा कर लिया था, 1962 में। हमारी सरकारें जो है वो क्या कर रही थी, वो समझौता कर रही थी पंचशील, और इधर चीन क्या है, रातों रात तो 1962 के जमाने में रातों रात सड़कें तो नहीं बन जाएंगी, वो भी इस तरह के टिपिकल टेरेन में। इतना आसान होता तो भारत भी बना लेता, तो इतने टिपिकल टेरेन में उन्होंने सड़कें बना ली, और सड़कें भारत की सीमाओं के भीतर बना ली, और फिर भी हमारी सरकार उस समय क्या करती रही, सोती रही कि चलो ठीक है सड़कें बना रहे हैं, हमारा क्या लेना, आवागमन का साधन तैयार कर रहे, लोग वहां आ रहे जा रहे होंगे, वहां की संस्कृति एक है तो लोग आते जाते होंगे। इस तरह की क्या है, शुतुरमुर्ग की तरह चीजों को या परेशानियों को या फिर आने वाली कठिनाइयों के से आप क्या कर रहे हैं, अपना मुंह मोड़ रहे हैं। देखिए दुनिया में चैलेंजेस हैं और आपको चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा है, इस तरह से सोचकर हम आने वाले चैलेंजेस को दरकिनार नहीं कर सकते, उनके लिए लगातार हमें तैयार भी रहना पड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से 1962 में जो हमने कमी दिखाई, देखो 1948 में भी यही हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक। और हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के साथ एक्सेशन की, बात हो ही गई थी, एक्सेशन पर सिग्नेचर भी हो गए थे, और इधर आप देखेंगे तो क्या होता है, पाकिस्तान चढ़ाई करता था। क्या उस समय हम इतने भी सक्षम नहीं थे कि हम पाकिस्तान को रिटेलिएट कर पाते, हम दौड़ भाग कर कहां गए, यूनाइटेड नेशन गए, और यूनाइटेड नेशन जाने के बाद क्या मिलता है हमको, जो जहां है वहीं रुक जाओ। तो ये पाकिस्तान के जब हम सीमा की बात करेंगे तब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे आप कितना बड़ा भूभाग जो है आज किसके पास है, ये पूरा ये किसके पास चला गया है, पाकिस्तान। इसी को क्या कहते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। इधर आप देखेंगे ये किसके पास चला गया है, चीन के पास चला गया, इसे कहते हैं अक्साई चीन। ये 1962 में गया, 1948 में गया, और दोनों के समय एक ही सरकार और एक ही प्रधानमंत्री थे भारत के, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते कौन थे, पंडित नेहरू, ठीक। आगे की बात करेंगे, यह जो क्षेत्र है ये क्या है, अक्साई चीन, इसके बारे में नेहरू जी का क्या कहना था कि यहाँ कोई रहता तो है नहीं, बर्फ ही बर्फ है, क्या आवश्यकता है इसको हमें यहाँ पर सेना भेजने की। और यही सोच के कारण फिर से पाकिस्तान यहाँ क्या करता है, चढ़ाई कर देता है। लेकिन जाबाज हमारे सैनिक जो है वो क्या करते हैं, चीजें करते, वो रिटेलिएट करते हैं, आगे जाते हैं, और आगे जाकर हमारी इस क्षेत्र को फिर से क्या कर लेते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। तो ये आज भी आप देखेंगे भारत के अधिकतर सैनिक जो है बिना किसी युद्ध के जो मारे जा रहे हैं वो यहीं मारे जा रहे हैं। हर साल 12-15 सैनिक हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर भी चढ़ाई कर दी थी, ठीक। तो आगे की बात करेंगे, इधर का कुछ क्षेत्र जो है आप देखेंगे, ये तो हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला क्षेत्र जो हो गया ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, जिस पर हमने बाद में क्या किया था, नियंत्रण स्थापित करा। इसके ऊपर का आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ग्रे एरियाज में, ये क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, यह जो क्षेत्र है ये 1963 में जो पाकिस्तान ने चीन को क्या कर दी, बेच दी,
तो क्षेत्र हमारा जिस पर अवैध कब्जा किसने करा? पाकिस्तान ने। जैसा होता है ना गली मोहल्लों में, आपकी जमीन पर गुंडे कब्जा कर लेते, कब्जा करने के बाद वो किसी और को क्या कर देते हैं, पार्टी को बेच देते हैं। अब गुंडा तो यहां से साइडलाइन हो गया, आप किससे लड़ोगे? अब जिसने खरीदी है। इस प्रकार से पाकिस्तान ने क्या करा? अगर पाकिस्तान बात कर रहा है कश्मीरों की, बात कर रहा है, और देखो कश्मीरी भी कैसे उस समय जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के निवासी हैं वो कैसे यहां पर उसकी इस घृणित कार्य को सहन कर सकते हैं। बात कर रहे कश्मीरियों की अस्मिता की, कश्मीरियों की लड़ाई की बात करते हैं, और कश्मीर का ही एक हिस्सा किसको बेच देते हैं? चीन को। तो किस तरह की बात कर रहे हैं? दो मुंह बात हो गई इनकी। कहते क्या है, हम कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, हजारों लोग लाखों लोगों को अभी तक मौत के घाट उतार चुके हैं, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया, हत्याएं की गई, ठीक। और जब इस पर कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद क्या कर दिया? क्योंकि इनके लिए धरती कोई मां नहीं है, धरती एक टुकड़ा है जिस पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां क्या करना चाहते हैं, सेकना चाहते हैं। इनके लिए धरती वो चीज नहीं है जो हमारे लिए। हमारे लिए भूमि हमारी माँ के समान है, और इसके ऊपर छोटा सा भी कट लगता है तो हमें दर्द होता है, जिस प्रकार से हमारे किसी अंग को काटा जाता है। तो हमें तो आज तक दर्द होता है कि 1947 में हमारे देश का, इस पवित्र देश का विभाजन हुआ। आज तक हमें वो क्या है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे सीने पर क्या कर दिया, छुरी चला दी, या फिर हमारी दो बाजुएं क्या कर दी, काट दी। लेकिन देखो इस पाकिस्तान को, जब इसने 1948 पर कर लिया, और फिर भी भारत को देखो, आप हमेशा देखेंगे कि भारत ने जो है शांति समझौता किया, शांति का झंडा उड़ाया, और आप देखेंगे बार बार भारत ने समझौता करा, ये आतंकवादी गतिविधि करी, इसने 1948 में भारत का एक भूभाग छीन लिया। उसके बाद भी भारत ने हमेशा क्या दिखाया है, बड़े भाई का जो है नजरिया दिखाया, हमेशा इसकी गलतियों को माफ करा है, और हमेशा हमने क्या दिखाया है, आगे बढ़कर एक शांति का पैगाम। लेकिन उस शांति किसको समझ में आएगी? याद रखना, जब तक आप सक्षम नहीं है, किसी को आपकी अहिंसा से कोई मतलब नहीं है। अहिंसा तभी अच्छी है जब दुनिया में क्या है, आप तरह के लोग हैं। जब आपके तरह के लोग या अहिंसावादी लोग दुनिया में नहीं है तो आपकी अहिंसा का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक। तो ये चीजें आप समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसी प्रकार से 1962 में चीन ने जो हरकतें करी, और आज भी लगातार चीन और पाकिस्तान दोनों इसी मंसूबे के साथ जी रहे। और आप बात कर रहे हैं अहिंसा के कबूतर उड़ाने की। आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा तो आपकी अहिंसा भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही हो जो अहिंसा को जीवित रखे हो। आपके पड़ोसी अहिंसा को जीवित नहीं रखें। उनके यहाँ, उनके देश में क्या स्थिति है लोकतंत्र की? ना इधर लोकतंत्र जीवित है आपके उत्तर पूर्व में, ना आपके उत्तर पश्चिम में लोकतंत्र जीवित है। तो अगर लोकतंत्र की आप बात करते हैं तो आपके होने के कारण ही लोकतंत्र जीवित रहेगा। अगर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी तरीके से आप अपने क्षेत्रों को खोते रहेंगे तो लोकतंत्र भी जीवित नहीं रहेगा, ना संविधान जीवित रहेगा। तो अगर आपको लोकतंत्र प्रिय है तो भारत का रहना और संप्रभु रहना ये बड़ा आवश्यक हो गया है, ठीक। आगे की बात करते हैं। एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? तो ये दो अधिरोपित सीमा दिखाई दे रही। देखो एक तो सीमा थी जो हमारी नेचुरली 1914 में मैकमोहन रेखा के रूप में स्थापित हुई थी। अब ये जो चीन ने हमारे ऊपर अधिरोपित की है 1962 का युद्ध हम पर क्या कर कर इम्पोज करके, इस सीमा को हम क्या कहते हैं, या इस सीमा को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो एक चीज समझना होगी आपको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अंग्रेज गए तब ये नहीं, ये तब यह सीमा नहीं थी। ये सीमा किसने अधिरोपित की है? ये सीमा 1962 के युद्ध के बाद अधिरोपित हुई है। दोनों सेनाएं जहां पर रुक गईं उसी को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। चीन का जब तक मन हुआ उसने हमको रोंदा, और जब मन हुआ वो वहां पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस तरह से चीन ने हमारे इस क्षेत्र को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये है पूरी कहानी, और आज तक हमने उसको क्या कर लिया है, आज तक हमारे क्षेत्र को, वो क्षेत्र चीन के पास है, वहां पर उसने अपने प्रांत में मिला लिया, उसका विकास करा, जो भी करा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, और हमने अपने क्षेत्रों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा, ठीक। आप तो एक छोटी सी बात देख लो, भारत में एक छोटे से खेत के पीछे, मेड़ को आगे पीछे खिसकाने के पीछे पूरे परिवारों की हत्या कर दी जाती है। आप सोचो हम किस तरह से सहनशील है कि हमारा के पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो चीन और पाकिस्तान ले गए, और फिर भी हम क्या है, सहिष्णु बने हुए। ये सहिष्णुता नहीं है, ये आपकी कमजोरी को क्या कर रही है, उजागर कर रही है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा। अब देखो पाकिस्तान को देखो आप, 1948 में पाकिस्तान ने करा था, 1962 में चीन ने करा। पाकिस्तान को फिर से लगा कि क्या है, भारत अभी कमजोर है, और उस समय हमारे देश के एक प्रधानमंत्री भी क्या हो गए थे,
डेथ हो गई थी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की। तो ऐसी पूरी राजनीतिक स्थिति का फिर से पाकिस्तान ने फायदा उठाने का प्रयास किया और 1965 में फिर से हम पर क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। आप देखो पाकिस्तान के मंसूबे, हमसे छोटा देश है, तादाद में भी, अस्त्र शस्त्र में भी, और हर चीज में हमसे क्या है, छोटा देश है, इकोनॉमी भी, इकोनॉमिक साइज में भी, हर क्षेत्र में हमसे छोटा है, फिर भी आप उसके मंसूबे देखो यहां से क्लियर हो जाते हैं। 1965 में, 1962 में हम युद्ध में क्या हुआ, बुरी तरीके से हमारी स्थिति हुई। 1962 में बहुत बड़ा भूभाग हमसे कौन ले गया, चीन ले गया। अब इसी सोच के साथ पाकिस्तान क्या करता है, 1963 में ये उपहार स्वरूप क्या करेगा, एरिया दे देगा। इससे वो चीन को अपना और क्या बनाएगा, परम मित्र बनाएगा। क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। आप किसी को अपना मित्र बनाओगे तो शुरुआत क्या करो, गिफ्ट पहुंचाकर। 1962 में यह युद्ध हुआ भारत और चीन का, उसमें भारत को बड़ी क्षति हुई। इसके बाद 1963 में रुका भी नहीं पाकिस्तान, 1 साल के भीतर चीन को मित्र बनाने के लिए, गहरा मित्र बनाने के लिए वो गिफ्ट कर देता है क्या, फिर से एक क्षेत्र को ये गिफ्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेगा, वो चीन से सहयोग लेगा। अमेरिका उसका ऑलरेडी सहयोगी देश था, इस प्रकार से अपने संसाधन एकत्रित करेगा और 2 वर्ष के भीतर हमारे ऊपर क्या कर देगा, एक और युद्ध घोषित कर देगा। देखो अब यहां पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, और यही लोग करते हैं। आज देखो इजराइल रिटेलिएट कर रहा, ईरान ने मिसाइल मारी अंधाधुन, अब इजराइल रिटेलिएट करेगा तो लोग क्या करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतें सब भूल जाएंगे। अब भारत रिटेलिएट करेगा तो बोलेंगे कि यार तुम ज्यादा मार रहे हो, तुमने उंगली करी, अब हम फिर उस उंगली का जवाब किस स्तर पर देंगे, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो। तुम उंगली करना डिसाइड कर सकते हो, फिर वो उंगली जिससे की गई उसका हाथ बचेगा नहीं बचेगा ये हमारे ऊपर है। फिर या तो उंगली करो मत, हमने तो करी नहीं, उंगली करोगे तो उंगली कट भी जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर देखो, ये आप देखेंगे हमास उंगली कर रहा है वो कोई नहीं देख रहा है, और इजराइल रिटेलिएट कर रहा है उससे सबको दर्द हो रहा है। भाई फिर ये कैसे डिसाइड करोगे आप कि हम रिटेलिएशन किस स्तर पर करेंगे, हम तो करेंगे जितनी हमारी क्षमता होगी। और इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे आप कि पाकिस्तान 65 में फिर से भारत पर चढ़ाई करेगा, भारत रिटेलिएट करेगा, 65 में बुरी तरीके से पाकिस्तान की हार होगी। और इसी समझौते को करने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहाँ जाते हैं, ताशकंद। जस्ट इसके ऊपर ही आप देखेंगे तो क्या है, ताशकंद, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, उस समय यूएसएसआर का एक अभिन्न अंग हुआ करता था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत यूनियन, या इस तरह का नाम है, मैं भूल रहा हूं, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, इस तरह का फुल फॉर्म है। हम देख लेंगे क्या फुल फॉर्म है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये फुल फॉर्म है, जिसका एक अभिन्न अंग हुआ करता था कौन सा, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी, ताशकंद, और ताशकंद में ही क्या हुआ था, यह समझौता हुआ था। ठीक, जहां पर उसी समझौते के दौरान हमारे वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने पहली बार भारत की ओर से कोई युद्ध क्या करा था, हमने जीता था 1965, पाकिस्तान को हमने हराया था। और इस युद्ध में हम पाकिस्तान के भीतर तक कई क्षेत्रों पर क्या कर चुके थे, झंडा गाड़ चुके थे। पाकिस्तान का एक जिले का कलेक्टर बदल दिया था, वहां पर भारतीय कलेक्टर बैठने लगा था, भारतीय सेना वहां की क्या हो गई थी, आधिपत्य में आ गई थी। आप सोचो वो सब हमने छोड़ दिया और पाकिस्तान से पीओके पर कोई डील नहीं करी हमने। और उसी दौरान रहस्यमय तरीके से हमारे एक प्रधानमंत्री की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो विदेशी धरती पर क्या हुए, प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान क्या होते हैं, मृत्यु होती है, वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मौत हुई थी ताशकंद में। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। आगे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है, तो यह भी देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, चीन से होता है। ठीक, और चीन में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो, किस नाम से जानते हैं, सांगपो। और ये चीन में कहां से उद्गमित होता है, चीन तो बहुत बड़ा है, तो चीन में एक तिब्बत का पठार है, उस तिब्बत के पठार पर एक झील है, और उस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पूर्व से ये नदी निकलती है। देखो मानसरोवर झील आपको यहां दिखाई देगी, ये रही मानसरोवर झील। इसके पूर्व से आपको कौन सी नदी दिखाई दे रही है, सांगपो रिवर दिखाई दे रही है, जो जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। हालांकि भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा,
दिहांग नदी। क्या नाम होता है? दिहांग नदी। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करेगी तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम बदलकर फिर से बदलेगा और क्या हो जाएगा? जमुना। और जैसे ये गंगा से मिलेगी फिर से नाम बदलेगा, हो जाएगा पद्मा। तो कई बार नाम बदलता है, एक बार मैं बता देता हूं। यहां पर नाम क्या था? सांगपो। ये तिब्बत में नाम है इसका। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या है? दिहांग। फिर असम में आएगी तो ब्रह्मपुत्र, जिसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र। फिर ये बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। जमुना। और जैसे ही इसमें गंगा मिलेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। मेघना, सॉरी पद्मा नहीं, मेघना। क्या नाम हो जाएगा? मेघना। क्योंकि गंगा का नाम क्या है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा। पद्मा और जमुना मिलती हैं तो क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र के कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्षेत्र विशेष है। जिस देश या जिस क्षेत्र से ये गुजरेगी उस क्षेत्र में इसका नाम क्या हो जाएगा? बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो सामान्य सी बात है। अब इसमें हो क्या रहा है? क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र का कहां से होकर गुजर रहा है? तिब्बत से। अब इस नदी पर चीन क्या कर रहा है? चालाकी से यहां पर उसकी ना कोई आबादी है, ना कोई ज्यादा इसकी यहां पर किसी प्रकार की बसावट है, फिर भी आप देखेंगे लगातार यहां पर वो क्या बनाते जा रहा है? डैम बनाते जा रहा है। कितने डैम बना दिए उसने बोले बच्चों? 4 डैम बना दिए, 4 बड़े बांध बना दिए। अब आपको लगेगा वो अपनी टेरिटरी में कुछ भी बनाए, हमें क्या लेना देना। ये जो डैम बना रहा है वो, इसके बाद नदी जो है ना नीचे उतरती है। अगर ये डैम में बनाकर, उसकी तो यहाँ कोई आबादी नहीं है, उसने बहुत बड़ा पानी एकत्रित कर लिया, अगर ये डैम के एक साथ गेट खोल दिए जाए, चारों डैम के एक साथ गेट खोल दिए जाए, तो क्या आएगा? जन सैलाब आएगा, बाढ़ आएगी। और अचानक से हमारा ये जो क्षेत्र है, जल सैलाब के कारण ये जो क्षेत्र है, आप पूरा पूरा का पूरा असम जो देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? बाढ़ ग्रस्त हो जाएगा। और ये बाढ़ कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ कैसी होगी? आर्टिफिशियल बाढ़ होगी, लोगों के द्वारा। तो यह भी एक युद्ध की क्या हो गई है? नई तकनीक हो गई है कि आप पानी से क्या करेंगे? लोगों को, वहां की जनता को, वहां के शहर को, वहां की अर्थव्यवस्था को, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? प्रभावित कर देंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए, और भारत ने इस बात को क्या करा है? रखा है चीन के समक्ष, लेकिन उसके बाद उसके बालों पर तो जूं नहीं रेंगरी। ठीक इसी प्रकार से ये हरकतें करते जा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में आप देखेंगे, सीमाओं के क्षेत्र में भी देखें, नदी के माध्यम से देखें या अन्य माध्यमों से देखें, चीन अपनी व्यवस्था क्या करते जा रहा है? भारत के साथ युद्ध की तैयारी करते जा रहा है। अब आप अहिंसा हिंसा का गुणगान गाएं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक, यहां तक तो ठीक भी था। फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, नए नए क्या शगुफे जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप ये गुट्टी बजाते रहोगे तो फिर क्या होगा? आप हमेशा क्या रहोगे? शांति के कबूतर उड़ाते रहोगे और सामने वाला तैयारी करता रहेगा। जो 1962 में आपका हाल हुआ, जो 1948 में हुआ, और लगातार जो छद्म युद्ध आपके खिलाफ छेड़े जा रहे हैं, उससे आप क्या होगे? हमेशा रक्त रंजित होते रहोगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। हम अच्छी भावनाओं के साथ जीना चाहते हैं, दुनिया में शांति चाहते हैं, तो आपका सक्षम होना क्या है? अति आवश्यक है। ठीक, अच्छे लोगों का रहना बहुत जरूरी है अगर दुनिया में अच्छाई को जीवित रखना है। तो आगे की बात करते हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस 4 बड़े बांधों का? देखो कहां पर ये बांध बनाया जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि जियाचा, जांगमू, दागू, जिएक्सू, इन नामों से आपको किसी एग्जाम में ये नाम नहीं आएंगे, तो बेफिक्र रहो इन नामों से। आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल भराव का खतरा रहेगा, रिस्क ऑफ वाटर लॉगिंग, जल की कमी, वाटर स्कैर्सिटी, और बिजली की कमी, पावर शॉर्टेज। आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। क्यों होगा पावर शॉर्टेज? क्योंकि हमारे भी बांध है और जिस पर क्या है, हम जल विद्युत कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास पानी आएगा नहीं, तो हमारे डैम क्या होंगे? खाली होंगे। और डैम खाली होंगे तो बिजली बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। तो पावर शॉर्टेज, जल की कमी, अब वो पानी छोड़ेगा ही नहीं तो हमारी नदी में पानी नहीं आएगा, नदी में पानी नहीं आएगा तो हमारी कृषि प्रभावित होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जल भराव का खतरा, एक साथ छोड़ देगा तो क्या होगा? हमारे शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा? जल लॉगिंग हो जाएगी, पानी भर जाएगा। अचानक से मान लो यहाँ पर बहुत अधिक पानी छोड़ दिया जाए तो हम सब क्या हो जाएंगे? डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। तो हम क्या जो दैनिक गतिविधि कर पा रहे वो कर पाएंगे? हमारा पूरा ध्यान क्या होगा? घरों से पानी निकालने में, कॉलोनियों में बोट चलाएंगे। ऐसे में जीवन यापन कब करेंगे? ठीक, तो ये सारी समस्या। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
अभी आपने हाल ही में नाम सुना होगा डोकलाम विवाद, इसको भी हम देख लेते हैं। ये डोकलाम विवाद क्या है, तो आप देखेंगे ये है सिक्किम हमारा एक राज्य, ठीक, ये है आप देखेंगे यहाँ पर कौन है, भूटान एक हमारा पड़ोसी देश जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के पास है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चीन। अब यहाँ पर ध्यान दे लें आप लोग, आपस में चर्चाएं ना करें, इधर ध्यान दें, ठीक, सिक्किम, इधर आप देख रहे हैं भूटान, और ऊपर क्या है, चीन। तो ये तीन देशों का क्या है, ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का क्या मतलब होता है, जहां पर तीन चीजें आकर, तीन सड़कें हो, तीन रेलवे लाइन हो, या तीन देश हो, तीनों आकर यहां पर मिल रहे हैं। तीन कौन कौन से देश हो गए, भारत, भूटान और चीन, तीनों देश आकर जहां पर मिल रहे हैं, ये तीनों का क्या है, ट्राई जंक्शन है, ठीक। अब ये जो क्षेत्र है, यहां तक तो चीन अंदर तक प्रवेश करा हुआ है, उसका पेट यहां से भी नहीं भर रहा है। अब वो क्या चाह रहा है भारत से, वो चाह रहा है कि भारत से कि ये वाला जो क्षेत्र है, डोकला क्षेत्र, ठीक, और ये वाला जो नाथुला क्षेत्र है, ये क्या है, ये देखो आपको पता होगा दर्रे क्या होते हैं, दो पर्वत श्रृंखला, दो क्रमागत पर्वतों के बीच का जो खाली रास्ता होता है जहां से आवागमन की सुविधा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से नाथुला यहाँ पर आपको दर्रा देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक डोकला मिलेगा या डोकलाम मिलेगा, ठीक, डोकलाम का पठार। इस पर चीन अपनी टेढ़ी नजर रखा और हर समय यहाँ पर आकर क्या करता है, रिटेलिएट करता है, अपनी फोर्स लेकर आएगा। और भारत चूंकि क्षेत्र कहाँ है, भूटान में, तो चीन ये बार बार प्रयास करता है, बार बार दावा करता है कि ये क्षेत्र हमारा है। और किससे ये बात करता है, वो भूटान से। अब चूंकि वो टेरिटरी भूटान की है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है, इसलिए भारतीय सेना वहां पर, और ये विवाद को क्या करता है, एस्केलेट करता है। बिना मतलब के इतने बड़े भूभाग का क्षेत्रफल होने के बावजूद बार बार चीन का प्रयास क्या करता है कि छोटी छोटी, होता है ना, खेतों के पास आपकी मेड़ होती है, तो वहां पर क्या करेंगे लोग, आके मेड़ को खिसका देंगे, कभी आपके खेत में पानी छोड़ देंगे, इस तरह की हरकतें की जाती हैं, जिससे आपको क्या किया जाता है, इंसाइट किया जाता है कि आप क्या करें, युद्ध करें, लड़ाई करें, हाथापाई करें, गाली गलौज करें। इसी प्रकार की चीन की छोटी छोटी हरकतें, वो एक राष्ट्र की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक कैसी, एक छोटे से पड़ोसी की तरह, एक बदमाश पड़ोसी की तरह बिहेव करता है, कि जिस तरह से छोटी छोटी हरकतें, कि आपके घर के बाहर, आप वेजिटेरियन है और आपके घर जो है हड्डियां डाल दी जाए, आपके घर जो है अंडे के छिलके डाल दिए जाए, जानबूझकर आपके घर के सामने ये हरकतें की जाए। क्यों, क्योंकि एक ना एक दिन आपका क्या है, सब्र का बांध टूटे, आप कुछ कहो, दो चीज वो आपको लगाए, और ब्लेम किसके ऊपर डाल दे, आपके ऊपर, कि आपने लड़ाई शुरू की थी। इस तरह की हरकतें कर रहा है चीन आपके साथ, ठीक है। तो भारत के इस क्षेत्र पर वो क्या करने लगा, पेट्रोलिंग करने लगा। हालांकि ये क्षेत्र किसका है, भूटान का। भूटान ने हमको कहा तो हमारी सेना ने रिटेलिएट करा, और इसी कारण ये विवाद बना हुआ है, ठीक है। तो विवाद खड़ा कौन करता है, चीन। तो डोकलाम पठार विवाद क्या है, तो भूटान की चुंबी घाटी में ये स्थित है। चुंबी बोला है मैंने, कौन सी घाटी बोला है, चुंबी घाटी बोला। यह भारत, तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला दर्रे के पास में स्थित है। भारत के लिए वह सामरिक महत्व का स्थान है। यह स्थल सिलगुड़ी से महज 30 किलोमीटर दूर है। अगर यह स्थान को हम एज इट इज जाने दें, तो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा कॉरिडोर, ये सिलगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक। इससे ये जो ट्राई जंक्शन है, ये मात्र कितना किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर। अगर चीन इस पर कब्जा कर ले, तो चीन की एक्सिस सीधे कहां हो जाती है, भारत के इस क्षेत्र में। और चीन मान लो युद्ध छिड़ जाता है भारत से व्यापक, तो चीन क्या करेगा, इस जो पॉइंट है इसको तोड़ देगा। इसको तोड़ देगा तो इधर पूरा बांग्लादेश है, इधर पूरा नेपाल है। भारत अपने ही क्षेत्र में कैसे जाएगा, भारत की खुद के ही क्षेत्र से कनेक्टिविटी क्या होगी, कट जाएगी। बहुत छोटा सा कॉरिडोर है ये सिलगुड़ी कॉरिडोर। अगर ये कॉरिडोर हमसे छीन लिया जाए, तो हमारा सिक्किम और हमारी 7 सिस्टर ये सब हमसे क्या हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी। और ऐसा कोई कुंभ का मेला नहीं आएगा जहां पर हम फिर से क्या है, मिल पाए, ये बिछड़ जाएंगे हम लोग। तो समझने की बात है, अगर हमारा ये 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये और सिक्किम, इन सबसे अगर हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी रखना है, तो हमारे पास ये कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक है। और ये कॉरिडोर पर बार बार हमारी विदेशी शक्तियां क्या करती है, प्रयास करती है कि इसको किसी भी तरीके से क्या कर ले, तोड़ ले। इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं कि इस चिकन नेक को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो भारत की पूरी नॉर्थ ईस्ट पर जो भारत की पकड़ है वो क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो इसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन जानते होंगे आप लोग, मुर्गा,
मुर्गे की गर्दन को अगर अलग कर दिया जाए तो मुर्गे का धड़ अलग और गर्दन अलग हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित। और बहुत पतला सा कॉरिडोर है। आप सोचो अगर इस पर कोई देश नियंत्रण कर ले, और देश कौन, एक ही देश है जो हमसे कंपीट करता है, चीन, अगर इस पर नियंत्रण कर ले या कोई उग्रवादी संगठन को नियंत्रण के लिए भेज दे तो कितना कठिन होगा भारत को अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए। तो ये इसकी रणनीति है, ठीक। लेकिन हम भी तैयार हैं, हर हरकतों के लिए तैयार हैं, ठीक। तुम हमारे से ये करोगे तो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा उसके लिए भी तैयार हो। हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो, ठीक। हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं हम, ठीक। इस तरह की पूरी रणनीति के साथ चल रहे हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि हमें किस तरह की सरकारों की आवश्यकता नहीं है। हमको फ्री में कोई क्या दे दे, 200 यूनिट बिजली दे दे, 300 यूनिट बिजली दे दे, या महीने में 1 लाख, साल के 1 लाख रुपए खटाखट 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 हमारे बैंक अकाउंट में डाल दे, और उसके बाद हमारा ये क्षेत्र चीन को दे दे, तो क्या आपको वो 1 लाख के लिए आप अपना देश का अभिन्न अंग चीन को देने को तैयार है, खटाखट 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 एक झटके में, ठीक। तो आपको समझदारी से काम लेना है कि आपको वो 1 लाख रुपए वैसे तो आएंगे नहीं, आपको मैंने बता दिया, फिगर आउट करके बता दिया। भारत में 50% महिलाएं हैं, और क्या कहा जा रहा है कि हर महिला को क्या दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे, मतलब 8,000 समथिंग कुछ महीने के दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे तो मतलब 50 करोड़, 50% महिलाएं, तो लगभग अगर हम देखें मोटा मोटा भी कैलकुलेट करें तो 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारे महिलाएं की आबादी कितनी है, 70 करोड़। 70 करोड़ में से मोटा मोटा मान लें तो हमारे सभी महिलाएं एलिजिबल है। कौन ऐसा है हमारे देश में जो एलिजिबल नहीं है पैसे लेने के लिए? सभी एलिजिबल है, मिल रहे तो सभी एलिजिबल है, नहीं मिलते तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे में आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी आदियों को निकाल भी दिए जाए तो मोटा मोटा भी कैलकुलेट करें तो 50 से 60 करोड़ लोग एलिजिबल हैं। 50 करोड़ भी मान लो, 50 करोड़ महिलाएं एलिजिबल है। अब 50 करोड़ महिलाओं को आप गुणा कर दो किससे, 1 लाख से, तो 50 करोड़ इंटू 1 लाख, 50 लाख करोड़। ये 50 लाख करोड़ आएंगे कहां से? भारत का बजट कितना है, 45 लाख करोड़ बोले बच्चों, ये 50 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? और फिर यहीं तक नहीं था सामने वाला, आगे और क्रांतिकारी बात की उन्होंने कि हर युवा को क्या देंगे, स्किल देंगे, और उनको भी क्या देंगे, अप्रेंटिसशिप से जोड़कर उनको भी 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब युवाओं को भी 1 लाख रुपए सालाना, युवा कितने जो बेरोजगार हैं मान लेते हैं हम, मान लो 20 करोड़ ही हैं, 20 करोड़ युवा हैं, बोलते हैं ना बेरोजगारी बहुत ज्यादा, और हम सब भी बेरोजगारी में आ जाएंगे, भले हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, भले तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब मिल रहा है तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट वाले भी बेरोजगार हो जाएंगे, जो किसी न किसी धंधे या फिर पंचर जोड़ने में जुड़े हो वो सब भी बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि वो भी आवेदन करेंगे। ऐसे में 20 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ वो, 20 लाख करोड़ ये, 70 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? बोले बच्चों 45 लाख करोड़ बजट है हमारे देश का, पिछला बजट जो गुजरा है, और 45 लाख करोड़ में हमारा पेंशन भी देना थी, हमारा रेलवे का विकास भी करना था, हमारी सड़कें और हाईवे और सुपर एक्सप्रेस वे भी बनाने थे, हमारे को नए युद्धक सामग्री भी बनानी थी। अभी हमने 97 तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 67,000 करोड़ का ऑर्डर दिया हमारी ही कंपनी को। तो ये सब पैसा, सबकी सैलरी, आदिवासियों और दलितों के लिए जो छात्रवृत्ति आ रही वो सब पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? जब 45 लाख करोड़ में हम इतना बड़ा काम करते हैं, पूरा देश चलाते हैं, करोड़ों लोगों को पेंशन देते हैं, करोड़ों लोगों को सैलरी दे रहे हैं, सारे संसाधन चल रहे हैं, वो पैसा सब मिला दो तब भी 45 लाख करोड़ का बजट है हमारा सालाना। और ये बंदे जो हैं वो बांटने की बात कर रहे हैं 70 लाख करोड़। और उसके बाद फिर किसानों की एमएसपी, 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, हर चीज पर एमएसपी देंगे। और एमएसपी भी कैसी देंगे? अभी भाव मान लो 3500 चल रहे हैं या 4000 चल रहे हैं, तो वो एमएसपी बढ़ाकर 8000 कर देंगे। तो ये आएगा कहां से डिफरेंस? बोलने में क्या जा रही है, मैं बोल दूं सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे को बना दो प्रधानमंत्री, लेकिन मैं लाऊंगा कहां से? ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। बनने को तो क्या है, हमारे शुभम भैया बोल दे कल से खड़ा हो जाए, शुभम भैया मित्र मंडली प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, सभी को चांद पर जमीनें देंगे, एक एकड़ जमीन सभी भारतीयों को, सभी गरीब भारतीयों को 1-1 एकड़ मंगल पे जमीन देंगे। चांद छोड़ो, बड़ी बात करते हैं, मंगल पर जमीन देंगे, ना कभी मंगल जाएंगे ना कभी जमीन लेंगे। तो ऐसे ब्लफ मारने से क्या किसी को, आपको सोचना चाहिए अगर इस तरह की हरकतें हमारे देश के साथ दुश्मन कर रहा है, और ऐसे में हमें अपने हितों के बारे में सोचे जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। जहां सरकारें बनी वहां किसको पेंशन मिल गई? ना हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिली, ना कर्नाटक के कर्मचारियों को मिली। क्या बोल दिया गया है कि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रही।
और फर्जी बातें फैला दी गई कि हमारे पास बजट कम है। तो इस तरह की हरकतें, भैया तो बात उतनी ही बोलो जितनी पूरी कर सको, बाद में रोना रो कि हमारे पास पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो पता ही है ना, शुभम भैया बोले कि शादी में हम तो करेंगे खर्चा 1 करोड़ रुपया, तो लाओगे कहां से? बोलने से क्या होगा? ये भी तो बताओ कहां से लाओगे? बोल आए लड़की वालों क्या, लड़के वालों क्या गए, बोल क्या गए, हाँ चिंता मत करो हम शादी में 1 करोड़ खर्चा करें। वैसे तो देखो करना नहीं चाहिए, सिंपली करना चाहिए, फिर भी शिवम भैया की आदत है, बोलिया 1 करोड़ रुपए में शादी करेंगे हम आपकी बेटी, आपके बेटे के साथ, और बाद में पता चल रहा बजट ही नहीं है, 1 लाख रुपए का बजट नहीं शुभम भैया। वो भी बड़ी बड़ी बातें मार कर आ गए, बारात लेकर आ गए, विवाद होगा कि नहीं होगा कि यार तुमने, सब लोग जीने नहीं देंगे, बोले यार तुमने तो बात की तो ये होगा, आलीशान एंट्री होगी, ये होगा, फलाना होगा, गाड़ी मिलेगी, ये होगा, बाद में आपने उम्मीदों पर क्या फेर दिया? पानी फेर दिया, विवाद बढ़ेगा। दो लोग जो शुरुआत करने वाले थे नई जिंदगी की, झूठ के साथ शुरुआत होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इससे अच्छा है सिंपली रखें, आप लोग जो यथा स्थिति है वही बात करें, क्यों बड़ा चढ़ा के बात करना। चलो तो समझ में आ गया चीन के द्वारा इस क्षेत्र पर क्या की जा रही है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि भारत से यह क्षेत्र छीन लिया जाए, और स्ट्रेटेजिकली जब समय आए तब भारत से इस क्षेत्र को डिस्कनेक्ट करके भारत के पूर्वोत्तर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक, लेकिन हम भी तैयार हैं। अगला जो हमारा देखिए कैलाश मानसरोवर, आप सभी जानते हैं कैलाश पर्वत आज वर्तमान में कहां पर है? तिब्बत में स्थित है, जिस पर किसका अधिकार हो चुका है? चीन का अधिकार हो चुका है। कब? 1952 की घटना थी, चीन ने अधिकार कर लिया। ऐसे में आज हमें अपने ही भगवान शिव के स्थान पर अगर हमें तीर्थ यात्रा या फिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है, जब तिब्बत यहाँ का अधिकार था, तिब्बत का क्षेत्र हुआ करता था, तब हमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं थी, हम बेधड़क जाते थे और दर्शन करके आते थे। लेकिन जब से चीन का यहाँ पर कब्जा हुआ है, तब से हमारे लिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए चीन से क्या लेना पड़ती है? हमें परमिशन लेना पड़ती है, वीजा बनवाना पड़ता, और ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, कठिन है। चीन बड़ी हरकतें करता था, यहाँ से हमारे लिए काफी आसान है जाना, लेकिन चीन हमें कहाँ से भेजता था? यहाँ से भेजता था। ठीक, लंबा रास्ता हमारे लिए देता था, जिससे हम बहुत लंबे रूट से जाएं, काफी चीजों वहां स्टे करें, खर्चा ज्यादा हो हमारा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो चीन ने हमारे लिए कौन सा रास्ता अवेलेबल कराया था? ये वाला। और हम कहां से जाना चाहते थे? यहां से जाना चाहते थे, जो हमारे सबसे नजदीक है, उत्तराखंड से काफी नजदीक है मानसरोवर। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीन ने हमारे साथ क्या किया? खिलवाड़ किया। आगे देखेंगे लोकेशन या स्थिति की, मानसरोवर झील के पास स्थित है कौन सा? कैलाश मानसरोवर। आगे देखेंगे पहले ये कहाँ आता था? तिब्बत में आता था। कहाँ से हम जाते थे? उत्तराखंड से जाते थे। मात्र कितना किलोमीटर था? 100 किलोमीटर। आप सोचो एक व्यक्ति के लिए 100 किलोमीटर जाना कितना प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमारे लिए कितना है? भोपाल, इतने जाने में आपको कितनी देर लगेगी? अभी भी आप जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं आप लोग? सीहोर जाते हैं यात्रा करने के लिए। ठीक, यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए सीहोर जाते हैं आप लोग। कितनी देर लगती है आपको? सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन आप सोचो अगर आपको यही घूम के जाना पड़े, आपको कोई बोल दे पहले दिल्ली जाओ फिर दिल्ली से सीहोर जाओ, तो आपके लिए कितना उल्टा पड़ जाएगा। यही आपके लिए चीन ने कर दिया। तो जो आपके लिए सहज था जहां पर जाना, ये क्यों किया गया है? क्योंकि जब चीजें टिपिकल हो जाती है तो आपकी आस्था भी क्या हो जाती है, फिर हर कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। अभी आपके लिए सीहोर जाना आसान है, लेकिन आपको कह दिया जाए कि दिल्ली घूम के सीहोर जाओ, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? कठिनाई हो जाएगी। जो जहां पर आप में से सभी लोग लगभग जाने को तैयार थे सीहोर, उसमें से आधे से अधिक लोग क्या कर देंगे? अब मना कर देंगे, क्योंकि हर कोई इतनी स्थिति नहीं कर पाता है। हर कोई संसाधन के रूप में या फिर अपने सामर्थ्य के रूप में इतनी फिर लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता है। और यही चीन ने हमारे साथ किया, जिससे हमारे लोगों की आस्था पर क्या लगे? कुठाराघात लगे। लेकिन फिर भी हम आस्थावान थे, जिसकी आस्था थी वो वहां से भी जाने लगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए जो आसान है, सहज है, वो काम चीन ने हमसे क्या कर लिया? छीन लिया। देखते क्या हुआ था। तो हिंदू, बौद्ध और जैन तथा बौद्ध तिब्बत धर्म जो स्वयं की बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं। देखो एक बौद्ध धर्म भी है, ये क्या है? बौद्ध धर्म से स्वयं को क्या मानता है? अलग मानता है। ठीक, तो किस प्रकार से हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर बौन हो, ये बौद्ध धर्म कहां से संबंधित है?
तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, इन सभी का आस्था स्थल कहां पर छुपा हुआ है? मानसरोवर झील और कैलाश मानसरोवर में। ठीक है, तो ये हम सबके आस्था का केंद्र है। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव का क्या माना जाता है? निवास स्थान। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का भी क्या माना जाता है? केंद्र या फिर स्वर्ग का अभिव्यक्ति मानी जाती है कि अगर स्वर्ग, अगर हम कल्पना करें स्वर्ग कैसा होगा, तो हमारी कल्पना में जो स्थान आएगा वो कौन सा स्थान है? कैलाश पर्वत है। ठीक, अगर आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि आपको स्वर्ग जाना है और स्वर्ग का मार्ग कहां पर है, तो वो मार्ग हम कहां देखते हैं? कैलाश पर्वत पर। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो वो कहां से जा होकर जाओगे आप लोग? कैलाश पर्वत। ये हमारी आस्था है। ठीक, और इसी आस्था पर कुठाराघात किसने करा है? चीन ने करा है। कैसे करा है? पहले तो ये तिब्बत का क्षेत्र हुआ करता था, हमारे लिए जाना आसान हुआ करता था, लेकिन चीन के कब्जे के बाद उसने यहाँ पर क्या की? पहले तो बंद कर दिया और फिर हमको दूसरा लंबा रास्ता बताया है। देखते क्या है। अगला बात करें, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो मार्ग है वो कौन सा है? एक सिक्किम मार्ग है। ये कहां से होकर जाता है? नाथुला दर्रे से जाता है। ये रहा नाथुला दर्रा, आप देखेंगे यहां से एक रास्ता जाता है। आगे देखते हैं दूसरा रास्ता कहां से जाता है? नेपाल के काठमांडू से जाता है। इसके लिए हमें पहले नेपाल जाना होगा, फिर नेपाल से हम कहां जाएंगे? तो हमको दो दो राष्ट्र के क्या बनाना पड़ेंगे? वीजा। पहले नेपाल का वीजा बनाओ, फिर चीन का बनाओ, इस तरह से जाना पड़ेगा। तीसरा मार्ग कौन सा है हमारे पास? उत्तराखंड, जो लिपुलेख दर्रा है। कहां पर? उत्तराखंड में। आपने पढ़ा था दर्रों में कि लिपुलेख दर्रा, यहां से आप सबसे छोटा और सबसे सुगम रास्ता आपके लिए, मात्र 100 किलोमीटर दूर है आपका क्या? कैलाश मानसरोवर। तो सबसे सुगम हमारे लिए ये रास्ता, लेकिन इस रास्ते पर भी किसने अड़ंगा लगा दिया? चीन ने लगा दिया। मंसूबे आप साफ हैं, क्लियर हैं चीन के मंसूबे, क्यों वो ये मार्ग हमारे लिए उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक, तो ये सारी चीजें ले लो फोटो।
चलिए अगली बात करते हैं गलवान घाटी की। ये गलवान घाटी कहां पर मिलेगी आपको, तो आप देखेंगे यह भी कहां स्थित है, एलएसी पर, लाइन ऑफ। देखो ये गलवान घाटी है कहां एक्चुअल में, भारत में स्थित है। ये भारत के कौन से इलाके में स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये देखो ये पूरा क्षेत्र भी भारत का ही है जिसका नाम क्या है, अक्साई चीन। अब इसमें एक स्थान है गलवान घाटी, इस पर भी दावा कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। और इस पर आकर हमसे क्या करता है, झड़प करता है, बार बार पेट्रोलिंग करता है और प्रयास करता है। देखो पहले भारत, चूंकि ये पूरा इलाका है ना, ये टेरेन इलाका है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है। ऐसे में क्या होता था, भारत और चीन के बीच में पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ना आप इस क्षेत्र में आओ ना हम आएंगे। हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्षेत्र क्या है, टेरेन है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की मानव गतिविधि है नहीं, तो ना आप आओ ना हम आए, कोई आवश्यकता नहीं आने जाने की। लेकिन चीन आपको पता है हरकतें क्या करता है, वो आता है, पहले 4 कदम आगे आएगा, 10 बार आएगा और 11वीं बार वो क्या करेगा, अपना झंडा गाड़ देगा। अब ये हमारा हो गया, जैसे गली के कुत्ते करते हैं, कोई नई गाड़ी आती है तो तुरंत आ जाते हैं दौड़ लगा के, सूंघेंगे पहले और फिर अपना मार्क जो है वो छिड़क कर चले जाएंगे। ये हर किसी के साथ करते हैं कुत्ते। इसी प्रकार से एक हमारा पड़ोसी देश है, वो कुत्तों की हरकतें कर रहा है, आएगा अपना ट्रेडमार्क छोड़कर चला जाएगा, उसको लगता है कि सामने वाला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। आपने देखा है कभी कुत्तों को, आप सामने खड़ो तो कुछ हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन आप गाड़ी पे जाओगे तो ऐसा प्रयास करेगा कि आपको चढ़कर ही कुचल देगा, आज ही खा जाएगा आपको। तो ऐसा ही चीन करता है, जब आप वहां नहीं हो तो एग्रेशन दिखाएगा, और जब वहां पहुंच जाते हो तो क्या है, भीगी बुल्ली की तरह काव 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 करके वापस पीछे हट जाता है। तो ये हरकतें कर रहा है, ये गली के कुत्ते के समान की हरकतें हैं, कोई बड़ी हरकतें नहीं है ये, ठीक। तो उसको उसी रूप में जवाब भी दिया जाएगा जैसा आप कुत्तों के साथ करते हो। जब कुत्ते आपके पीछे पड़ते हैं तो क्या करते हैं आप, आपको पता होगा, उसी प्रकार से इनको डील किया जाएगा, ठीक। आगे की बात करते हैं। हाल ही में गलवान घाटी और भारत चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें आपने देखा पहली बार तो चीन के सैनिक क्या हुए थे, तैयारी के साथ आए थे, भारतीय सैनिकों को नहीं पता था। पहले कैसी लड़ाई होती थी, आपने देखा होगा, 2 दोस्तों या 3 दोस्तों के बीच में हाथ नहीं उठाना है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे धक्का देते हो। खेल भी होता है इस तरह का, जब आप हाथ पीछे करके ऐसे धकेलते हो। तो पहले ऐसी झड़पें हुआ करती थी, तो भारतीय सैनिक इसकी तैयारी में गए थे। लेकिन चीन के सैनिक, आप सोच नहीं सकते चीन के सैनिक कैसे गए। ये बेत होता है, भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ ये बेत था। ये बेत नहीं देखा तो आपने कभी रैपिड एक्शन फोर्स देखी है, उनके पास एक डंडा होता है, वो अलग तरीके का डंडा होता है, वो लकड़ी का भी नहीं होता, प्लास्टिक टाइप का होता। इस तरह का भारतीय सैनिक डंडा लेके जाते थे, क्योंकि भारत और चीन के बीच में अगर गोली चलेगी तो चीज बहुत एक्सक्लेट हो जाएगी और लड़ाई बहुत बृहत स्तर पर बढ़ सकती है। तो भारत और चीन के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि हमें गोली नहीं चलाना है, लेकिन गोली नहीं चलाना, बाकी सब चलाना है। तो यहां पर बाकी सब में हम क्या करते थे, सिंपल एक डंडा लेके जाते थे इस तरह का। और चीनी लोग बड़े होशियार, उन्होंने क्या करा, इस डंडे पे कील लगा ली। अब आप सोचो, हम डंडा लेके गए और वो लेकर आए कीलों वाला डंडा। हमने डंडा, उनने हम पर पहले कील वाला डंडा चला और हम डंडे से उनको क्या कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये झड़प हुई, इस झड़प में भी हमने उनको क्या करा, उनके पास इस तरह के हथियार थे, वो भी एक ट्रेंड फोर्स थी, हमारी भी एक ट्रेंड फोर्स थी। हमारे पास सिर्फ कैसे डंडे थे, सिंपल डंडे थे, गोली चलाने के आदेश नहीं थे। आप समझ सकते हो 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता था। तो ऐसे में हमारे सैनिकों ने डंडे खाए, लगभग 30-35 सैनिक हमारे मारे गए, और हमने ऐसे सिंपल डंडे से भी हमने क्या करा, उनके 100 से अधिक सैनिक मार दिए, जान से मारे गए। आपको पता है, जान से मारे गए। फिर अगली बार फिर हमारे वाले भी कम नहीं पड़े, अब तुम आओ, अब तुम ऐसा लाए हो, हम यहाँ पर भी कांच कील सब कुछ लगा के गए, अब आओ तुम तबियत से। फिर अगली बार उन्होंने झड़प करी तो 300 सैनिक मारे गए और हमारे 10-12 घायल हुए। हमने फिर कुछ नहीं देखा। तो तुम जब औकात दिखाओगे ना तो फिर हम तुमको दिखाएं। उंगली पकड़ी उनने, हमने पूरा हाथ तोड़ दिया। तो पहली बार हमारे सैनिक तैयार नहीं थे, फिर भी हमने अभाव में भी आकर भी हमने हमारे 37 सैनिकों को खोना पड़ा, लेकिन हमने उनके 100 सैनिक मार दिए, ऐसी स्थिति में भी और ऐसी स्थिति में भी। लेकिन सेकेंड बार तो हमने फिर प्रोपोर्शनेटली उनकी हालत खराब करके रख दी, क्योंकि अब हमको पता चल गया। तो देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, दुश्मन को भी हम चांस देते हैं कि सुधर जाओ। रावण तक को हमने चांस दिया था, उसको भी मनाने का प्रयास करा था कि तुम मान जाओ, और अभी भी क्या है, ससम्मान माता सीता को अपने घर छोड़ दो, लेकिन नहीं मानता ना। अत्याचारी कभी नहीं मानेगा, याद रखना।
आप जिस पर भी अत्याचार सह रहे हो, आप सोचते हो कि भगवान इसको सद्बुद्धि देगा, उसको नहीं मिलने वाली। वो हमेशा अत्याचार करेगा, क्योंकि उसके मन में ये अत्याचार ही नहीं है। उसको लगेगा ये मेरा अधिकार है, तुमको परेशान करना, तुम्हें डिमीन करना, तुम्हें चोट पहुंचाना, उसका ये क्या है, अधिकार है। उसको कभी मन में नहीं आएगा। अगर होता उसके मन में इस तरह की भावना, तो कभी वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए आपको लगता है ये आतंकवादी हरकतें होती हैं, ये बम प्लांट होते हैं, आपको ये लगता है कि ये इनको कोई सद्बुद्धि मिलेगी, इनको जीवन में सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। जो करना वो आपको करना है। आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने देश को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। तो तैयारी भी आपको करना पड़ेगी। उनको सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी, वो उस माइंडसेट के साथ ही उत्पन्न हुए और उसी माइंडसेट के साथ मरने वाले, क्योंकि उनको तो लगता मरने के बाद भी कुछ और है और बहुत अच्छा है। तो इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो जीने से भी ज्यादा मरना अच्छा समझते हैं। तो आपको फिर अपनी तैयारी रखना है, सीधी सी बात है। ठीक, तो बात करेंगे क्या हुआ था यहाँ पर। तो हाल ही में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी। ठीक, ये कहां पर हुई थी, अक्साई चीन में हुई थी। लोकेशन मैंने आपको मैप में बता दी, ये कौन सी क्षेत्र है, गलवान नदी का क्षेत्र। आगे बात करते हैं, गलवान नदी का स्रोत अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से आकर मिल जाती है। तो देखो यहां से ये नदी निकलती है और एक नदी जो भारत में बह रही है श्योक नदी, उसमें आकर ये अपना जल गिरा देती है। विवाद का कारण क्या है, चीन के लगभग सभी मानचित्र में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन का क्या बताया गया है, हिस्सा बताया गया, एलएसी का हिस्सा बताया गया। ठीक है, इसीलिए चीन जो है पहले तो अपने मैप में जगह देता है और फिर बोलता है कि हम तो अपने मैप के अनुसार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जबकि वो क्षेत्र किसके पास है, भारत के पास है। अब तुम अपने मैप में कुछ भी डाल लो, कल से मैं आपका घर को अपने मैप में लिख दूं और बोलूं मैं तो यहीं टॉयलेट करने आऊंगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि यार साला तुम तो कुछ भी लिख दोगे, तुम कुछ भी करने आके घर में आके करने लगोगे। ऐसा चलेगा क्या? आप इसको अपने घर से रिलेट करें। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये आपका घर है और कोई इस तरह की हरकतें आपके घर में आके करेगा, आप कैसे सहन कर पाओगे? तो ये राष्ट्र हमारा घर है और इस घर में आकर इस प्रकार की हरकतें कोई करेगा तो बुरा लगेगा ना। तो ये सब भारत के हर नागरिक को बुरा लगना चाहिए। ठीक, ले लो फोटो। देखिए अगला है पेंगोंग त्सो झील। पेंगोंग झील बोलो या पेंगोंग त्सो बोलो, सो का मतलब ही क्या होता है, झील होता है। तो ये बार बार इसको झील बोलना कोई मतलब नहीं है। इसका तिब्बती भाषा में या फिर लद्दाखी भाषा में इसका ही मतलब क्या होता है, झील होता है। तो पेंगोंग त्सो या पेंगोंग झील याद रखना। भारत और चीनी सैनिकों के बीच में पेंगोंग झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है अक्सर। होता क्या है, यहाँ पर भारतीय लोग क्या करते हैं, भारतीय सेना और चीनी सेना यहाँ पर क्या करती है, बोट से पेट्रोलिंग करती है। और चीन की हरकत मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, वो बार बार भारत की सीमा में आकर क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है। और जब भारत के सैनिक जाते हैं तो वो विवाद क्रिएट करती है। तो इस तरह की हरकतें लगातार चीन के साथ है। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो लद्दाख हिमालय में 14,000 फीट की ऊंचाई पर ठीक स्थित एक लंबी सक्रिय गहरी और एंडोर्फिक या लैंडलॉक खारे पानी की क्या है ये झील है। विवाद का कारण क्या है, एलएसी के संबंध में अलग अलग धारणाएं। इस झील का 45 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर वाला क्षेत्र कहां पर है, चीन में पड़ता। हम अक्साई चीन है, जबकि ये पूरा भारत का हिस्सा है। फिर भी 90 किलोमीटर का क्षेत्र किसके पास है, चीन के पास है इस झील का, और मात्र 45 किलोमीटर का क्षेत्र किसके पास है, भारत के पास। फिर भी वो 90 किलोमीटर से संतुष्ट नहीं है, उसको ये 45 किलोमीटर भी चाहिए। अब आप सोचो ये सब हमारा ही है, हमने 90 छोड़कर 45 पर भी अपना मानकर उस पर ही हमारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इसको उससे भी दर्द है। अब आप सोचो कितना बड़ा अत्याचार है। और ये सब क्यों करता है वो, क्यों इसके अंदर ये धारणाएं आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी जो है, हमारी स्थिति जो है, उसका फायदा उठाने का ये प्रयास करता है। आगे बात करते हैं रणनीतिक महत्व क्या है। यहां पर चूसलू घाटी है, कौन सी है, चूसलू घाटी। ठीक है, ये घाटी कैसी है, चूसलू घाटी। इसके अलावा क्या है, रेजोंगला दर्रा। ये दोनों घाटी और दर्रे, घाटी क्या करती है, नदियों के आवागमन का साधन होती है, और दर्रे क्या करते हैं, लोगों के आवागमन का साधन होते हैं। इसीलिए दोनों ही रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, और इसे वो रोकने का प्रयास करता है। फोटो ले लो।
बस लास्ट टॉपिक और बचा, इसकी फोटो ले लो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। लास्ट स्लाइड बची है। अरुणाचल प्रदेश का विवाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में आपने देखा होगा पूरा का पूरा मैप चीन ने अपने देश में बता दिया है, साथ में इसका नाम भी चाइनीज नाम रख दिया है और भारत से इसको अलग करके बताया है। यह हाल ही का विवाद है, 2-4 दिन पहले की घटना है, तो यह भी चीज पता करना चाहिए आपको। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश बुमला दर्रा से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने की खबर सामने आई। मतलब वो भारत के पास आकर अपने गांवों का निर्माण कर रहा है, भारत की सीमा में प्रवेश करके गांव के निर्माण का प्रयास कर रहा है। जब ये खबर पर भारत ने एक्शन लिया तब जाके यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी सीमा के अंदर ये क्या कर रहा है, बनाने का प्रयास कर रहा है। बार बार क्या करता है, आर्टिफिशियल चीजें करने का प्रयास करता है। जब हमने ये मानचित्र पर चित्र लिया था, आप देखेंगे 2019 में यहाँ किसी प्रकार की कोई बसावट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे उसी के कुछ समय बाद जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको गांव वगैरह देखने को मिलते हैं। ये गांव नहीं, एक्चुअल में ये सैनिक बंकर और उनकी सेना के रखने के लिए साजो सामान की तैयारी वो कर रहे हैं। तो वो अपनी सीमा पर क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा सैनिक आवागमन कर रहे हैं, एक्सक्लेट कर रहे हैं कि भारत युद्ध में क्या करे, संलग्न करे, या भारत प्रवोक हो और भारत भी क्या करे, उसके साथ युद्ध में लग जाए। लेकिन भारत का अभी मंतव्य क्या है, अपने देश का, राष्ट्र का क्या करना, विकास करना, इकोनॉमिकली हमें पावर बढ़ना है। क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, भारत अभी क्या है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो। हमारा टारगेट है विद इन फ्यू ईयर्स हम क्या बन जाए, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो हम इस ओर लगे और ये इस क्षेत्र को ये सारी हरकतें करके हमें क्या करता है, डिरेल करता है कि हमारा पूरा फोकस किस पर हो जाए, युद्ध की तैयारी में हो जाए। हम अपना सारा एफर्ट कहाँ लगा दें, युद्ध के सामान खरीदने में लगा दें, और इसीलिए हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए, डिरेल हो जाए। तो ये सारे उसके एक तरीके हैं। तो देख लो ये सारी चीजें। नवंबर 2020 तक उसने सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में सारीचू नदी के तट पर एक पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में क्या करता है, दावा करता है और भारत से बार बार मांग करता है। ये लास्ट है, बस ले लो फोटो।